जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब है। हम ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कई बार हमने बताया कि नेवी के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। ये बात इसलिए कहनी ज़रूरी है, बार बार कहनी ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना काम किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित की है। तो दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 20 अप्रैल 2025 को EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के गुजरात के भावनगर में एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक में कमांडर अशोक रावत जी ने सभी EPS 95 पेंशनधारकों को संबोधित किया। घी खाते थे, सबसे पहले वो घर का कर्ता पुरुष था, आज उसका नंबर आखिरी में लगता है। सही बात है कि नहीं? और वो थाली पटक के लगता है। कहाँ गए थे? मंदिर में बैठे रहे तो 1:30 बजे तक सेवा कर रहे हो, वहां पे घर में लेट आ गए, कौन बनाएगा खाना फिर से गरम, यही खा लो, बराबर की झूठ है। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी स्थिति है। आज हमने ये तो बोला, देखिए किसी ने बहुत सही, खिमजी भाई ने बहुत सही बोला कि हम जब जाते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते, हम साथ में सॉल्यूशंस लेके जाते हैं। हमने बोला ये हमारा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3, ये हमने मंत्री जी के सामने ये प्रेजेंटेशन किया है। वो उनको समझ में आया। 3-3, 4-4 सॉल्यूशन हमने दिए। कैसे हो सकता है, कितना देना चाहिए हमने बताया, कैसे दे सकते हैं, कौन कितना दे सकता है, हमारी तरफ से भी कुछ लो। उन्होंने जब बोला, हमने बोला आप अपनी तरफ से पूरा प्रॉफिट हमको दे दो। आज की तारीख में जितना प्रॉफिट उनको मिलता है, ब्याज मिलता है, वो ब्याज में से हमको सिर्फ 20 से 22% देते हैं। हमने बोला आप पूरा 100% दे दो, असल तो आपका बढ़ता रहेगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। वित्त मंत्री को बोला 8.33 दे दो, और हम भी कुछ देना चाहते हैं। तो बोले आप क्या दोगे, आप तो मांगने के लिए आए हो। जो 15,000 की सीलिंग लिमिट है उसको 25,000 करो। ये दो चीजें हमारी तरफ से ले लो। आप 8.33 दो वित्त मंत्री जी, और कामगार मंत्री जी पूरा प्रॉफिट और थोड़ा सा असल में से हिस्सा दे दे, हमारा काम होगा। ये हमने बताया है। और ये फॉर्मूले सब बताने के बाद वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये बड़ी खेद की बात है और बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं, उसके बाद में 19 मार्च को मंत्री जी ने फिर बुला लिया। 19 मार्च मतलब 1 महीना, आज की 20 है, 1 महीना पहले उन्होंने बोला जाके अपने लोगों को बताइए हम उनका काम मिशन मोड पे कर रहे हैं। तो हमने बोला सर थोड़ा बता दो ना कब तक कर रहे हैं। तो बोले मैं वो बता नहीं सकता। मैंने बोला सर पब्लिकली मत बताओ, लेकिन मेरे कान में तो बोलो। तो बोले राउत जी मैं सिर्फ मंत्री हूं, देश का नेता एक ही है। आई बात समझ में? तो ये हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा और होना चाहिए। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, अपेक्षा है, गवर्नमेंट से भी अपेक्षा है, और इसके लिए हम कार्यरत हैं। और मैं आपको ये सब घटनाओं की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपका काम होने वाला है। अब मैं कोई गवर्नमेंट का प्रवक्ता तो नहीं हूं, बराबर है? तो मैं जो कह रहा हूं अंदाज है वो 99.9% करेक्ट होगा। लेकिन अगर 0.01% गलत निकला तो लड़ने की तैयारी है, लड़ने की तैयारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहन जी ने जो बताया, बुल्ढाना में 6.5 सालों से अनशन चल रहा है, कंटिन्यूअस, रात दिन 50-60 लोग
स्त्री पुरुष सब बैठते हैं वहाँ पे, बारिश में, धूप में, कोरोना में। अभी ये सब चलने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है कि आप 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल तो हो गई लेकिन पत्र उसके पहले लिखा है, 15 अप्रैल से 15 मई तक आप स्वयं बुल्ढाना आए। आप हमारे नेता है, प्रधानमंत्री है, आपके बूढ़े लोग 6.5 साल से यहाँ पे रात दिन अनशन पे बैठे हैं, आप आइए, उनका अनशन छुड़ाइए और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वहाँ दीजिए। हम कम से कम 1 लाख लोग आपके स्वागत के लिए वहाँ तैयार रहेंगे। ये हमने न्योता उनको दिया है, हमारा हक है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी है, हम उनके नागरिक हैं और हमारी उनकी चर्चा हुई है, ये समस्या के ऊपर 4 साल पहले हुई है और हम लड़ रहे हैं, तो हमें मांगने का हक है कि नहीं? तो हमने बोला आपको आना पड़ेगा और ये हमने पत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के राज्य मंत्री है उनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, आदरणीय हमारे श्रम मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को भी दिया है, उनके द्वारा भी दिया है, आदरणीय हेमा मालिनी जो हमारी चीफ चिंतक है उनके द्वारा दिया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अभी 3 दिन पहले मैं उनसे मिलके उनके द्वारा भी दिया है। तो चारों तरफ से एक न्योता उनको गया है। 15 मई तक हमने बोला है, 15 मई तक अगर कुछ गवर्नमेंट के, सरकार के कुछ संकेत मिलते हैं तो ठीक है, अन्यथा लड़ने की तैयारी रखने का है। बराबर है? बराबर है? जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है हमारी इज्जत की मौत। ये हमने ठान लिया है पूरे देश में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूं, अरे जो बीवी जो हमारी अर्धांगिनी है, मातृशक्ति को क्षमा मांगते हुए बताता हूं मैं आपको, जो हमारी अर्धांगिनी है, सुख दुख में रही साथ में, आजकल वो भी बेटा बोलता है हमको, क्या क्या बापू तुमने हमारे लिए क्या क्या कमा के रखा है तुमने जिंदगी में, बोलता है ना। तो माँ बोलती है उसकी, अब की बीवी, सच है बेटा, ये पहले से नालायक है। बराबर है कि नहीं? तो स्त्री बेली के समान होती है, लता के समान, वो जहां बड़ा अच्छा वृक्ष दिखा वहां लपेट जाती है। अब बेटे को पैसा मिल रहा है भाई, वो तगड़ा है, अभी वो संरक्षक है फैमिली का, उधर चला गया, आप हो गए बूढ़े शेर, ना दांत ना नाखून। बराबर है कि नहीं? हमको ये बदलना है। हम चाहते हैं कि हमारे दफन का कफन हमारे पैसे से खरीदे। हम चाहते हैं कि हमारे चीता की लकड़ी अपने पैसे से खरीदे। पता नहीं आजकल टायर में जलाते हैं, मैं बता रहा हूँ। बराबर है ना? केरोसिन डाल के टायर में। हम चाहते हैं कि, अरे क्या चाहते हैं हम लोग, मुझे बताइए, हम अपना हक क्या चाहते हैं? मेरा हक है, आज मैं दादा हूँ, मैं नाना हूँ। बोर हो रहे क्या? बोर हो गए क्या? मैं आज दादा हूँ, नाना हूँ। अगर मेरे पास मेरा नाती या मेरी पोती मेरे पास दौड़ के आती है और बोलती है, नाना जी, दादाजी, मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो मेरे जेब में हाथ जाना चाहिए, 200-500 रुपए मिलने चाहिए ना। बराबर है कि नहीं? तब तो उसको मेरे को दादा नाना बोलेगा, नहीं तो मेरे पास आएगा भी नहीं। मैं बोलूँगा, बेटा इधर आ, बोलता है छोड़ दो। बुढ़े के पास जाते हैं तो बुढ़ा ज्ञान पिलाता है। हमारे ज़माने में हमने ऐसा किया, हम ऐसे स्कूल में जाते थे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, पैदल स्कूल में जाते थे, चौक देता नहीं। बराबर है नहीं? तो इसके लिए हमें ये जो हमारा जो लाड़ प्यार है, दुलार है, उसको एक्सप्रेस कर सके। मेरी बहन अगर दिवाली में मेरे घर आती है, मेरा बेटा करेगा नहीं करेगा, एज अ ब्रदर, भाई होने के नाते मैं 500 रुपए की कोई सस्ती साड़ी उसको दिला सकूं। बराबर है कि नहीं? ये मेरा अपनी जिंदगी का उसूल है। इसलिए हमको चाहिए हमारा हक कि हमारे पास। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं,
बहन जी ने कहा कितने परसेंट लोगों के हाथ में कितने परसेंट संपत्ति है, बिल्कुल सही है। जैसे देश का, विश्व का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वैसे कुटुंब का भी है, परिवार का भी है। आज परिवार का मुखिया जो जिसने परिवार बनाया, घर बनाया, बच्चे पैदा किए, नौकरियां की, उसको घर का सबसे गरीब कंपोनेंट बना के रखा है। हमने उनको बोला, श्रम मंत्री जी को बोला, वित्त मंत्री जी को बोला, आपको बोल रहा हूँ, हमने बोला अगर आपको हमारे इस देश में जो संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उस देश में अगर आपको वृद्धाश्रम नहीं चाहिए तो जो घर का बूढ़ा है उसको उसके घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसको आर्थिक दृष्टया सशक्तिकरण उसका उसके घर में करो। उसके पास 10-15 हजार रुपए रहेंगे तो बच्चे पूछेंगे कि बाबा आज गए नहीं, बाबा आज दिख नहीं रहे, आज तो 28 तारीख है, 1 तारीख को पेंशन होती ना, कम से कम 28 तारीख को तो पूछेंगे बाबा किधर है। बराबर है कि नहीं? हमारा जो पूरी समाज व्यवस्था का इसमें सार है कि आप वृद्ध लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर करो, उस घर की जो उसकी डिग्निटी भी वापस मिलेगी, उसके पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन उसके नाते पोते सब में होगा, घर की संस्कृति बची रहेगी। मानते हो? तो ये प्रश्न केवल हमारे पैसों का नहीं है, ये प्रश्न हमारे वजूद का, हमारे अस्तित्व का है, और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। आप हम सब लोग मिलके लड़ रहे हैं। कोई बोलता है ये राउत साहब की लड़ाई है, ना, मेरी लड़ाई नहीं, इनकी नहीं है, आप सबकी लड़ाई है। बराबर है कि नहीं? जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब है, हम ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कई बार हमने बताया कि नेवी के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। ये बात इसलिए कहनी ज़रूरी है, बार बार कहनी ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना काम किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित की है, ऐसे हमारे ये सैनिक रह चुके हैं और आज भी अपनी नेवी का सेवा काल पूरा करने के बाद भी वो देश की सेवा में इस तरह लगे हुए हैं कि सभी देशवासियों के लिए वो कुछ कर सके। अपना पूरा जीवन EPS 95 के पेंशन धारकों के कल्याण के लिए उन्होंने समर्पित किया है। जैसे मैंने बताया कि उनमें से उनको, राउत साहब को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, ऐसे निस्वार्थ भाव से वो पूरे देश का प्रवास अपने खुद के वाहन में कर रहे हैं। कितने राज्यों में उन्होंने प्रवास किए, जैसे मैंने बताया कि मंत्रियों को मिले, संसद सभी मिले, जहां भी अपनी रजूआत हो सके वहां वो अपनी घी खाते थे सबसे पहले, वो घर का कर्ता पुरुष था, आज उसका नंबर आखिरी में लगता है। सही बात है कि नहीं? और वो थाली पटक के लगता है, कहाँ गए थे, मंदिर में बैठे रहे तो 1:30 बजे तक, हाँ, सेवा कर रहे हो वहां पे, घर में लेट आ गए, कौन बनाएगा खाना फिर से गरम, यही खा लो। बराबर की झूठ है? ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी स्थिति है। आज हमने ये तो बोला, देखिए किसी ने बहुत सही, खिमजी भाई ने बहुत सही बोला कि हम जब जाते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते, हम साथ में सॉल्यूशंस लेके जाते हैं। हमने बोला ये हमारा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3, ये हमने मंत्री जी के सामने ये प्रेजेंटेशन किया है, वो उनको समझ में आया। 3-3, 4-4 सॉल्यूशन हमने दिए, कैसे हो सकता है, कितना देना चाहिए हमने बताया, कैसे दे सकते हैं, कौन कितना दे सकता है, हमारी तरफ से भी कुछ लो। उन्होंने जब बोला, हमने बोला आप अपनी तरफ से पूरा प्रॉफिट हमको दे दो। आज की तारीख में जितना प्रॉफिट उनको मिलता है, ब्याज मिलता है, वो ब्याज में से हमको सिर्फ 20 से 22% देते हैं। हमने बोला आप पूरा 100% दे दो, असल तो आपका बढ़ता रहेगा,
कंट्रीब्यूशन आएगा। वित्त मंत्री को बोला 8.33 दे दो, और हम भी कुछ देना चाहते हैं, तो बोले आप क्या दोगे, आप तो मांगने के लिए आए हो। इसी के चीफ कमांडर अशोक रावत जी बिना किसी फायदे के वो राष्ट्र की, देश की सेवा में लगे हुए हैं और इन वृद्ध पेंशनरों को पेंशन दिलाने की पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कमांडर अशोक रावत जी देश के अनेकों मंत्रियों, सांसदों से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी कराने की गुहार लगाई है। दोस्तों, गुजरात के भावनगर में EPS 95 पेंशनधारकों का जो महासम्मेलन किया गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में EPS 95 पेंशनर मौजूद रहे, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी पेंशनरों की एक ही मांग है, मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये इनको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के पूरे देश में EPS 95 पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं। NAC के नेतृत्व में NAC टीम बुल्ढाना, महाराष्ट्र में एक विशेष अनशन आंदोलन चला रही है, जिसे 6 साल लगभग हो गए हैं। डेली वहां पर ये वृद्ध पेंशनर रातों दिन अनशन आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने सभी मुद्दों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया है। माननीय सांसद मथुरा हेमा मालिनी जी के द्वारा और माननीय लेबर मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर भेजा गया है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में आएँ और जो EPS 95 के पेंशनर बुल्ढाना में अनशन आंदोलन कर रहे हैं, इसको समाप्त कराएं। दोस्तों, यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।